मान लो कि इसकी पूरी बेल्ट अगर मैं बनाऊं इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडिया में ये पूरी बेल्ट यहाँ असम तक इसकी थी, पूरी की पूरी ये पूरी बेल्ट इसके अंडर थी। इसने नर्मदा नदी से सोचा कि दक्षिण की तरफ भी चलता हूँ, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर आकर खड़ा हो गया चालुक्य राजा, जिसका नाम क्या था, पुलकेशियन। और जैसे ही वो नीचे आने लगा, पुलकेशियन ने उससे लड़ाई की। पुलकेशियन सेकंड था ये, और इस लड़ाई में, साउथ की इस लड़ाई में ये हारा। कौन? हर्षवर्धन, जो इतना बड़ा राजा है, ये हारा। और हार के मारा नहीं गया, हार के वापस आ गया। क्या फर्क पड़ता है भाई, हार गया तो ये थोड़ी कि मरना ही जरूरी है या दूसरे को मारना जरूरी है। वो अपने घर वापस चला गया, ये अपने घर वापस आ गया। और ऐसा नहीं कि हार के तुरंत, कई सालों बाद जाके एक्सपायर हुआ है ये लड़ाई, तो काफी पुरानी है, कई साल बाद तक भी इसने राजपाट ऐसे का ऐसा चलाया। तो उत्तर भारत का बड़ा राजा है, पुलकेशिन द्वितीय से लड़ा और फाइनली जाके उत्तर भारत में बड़े टाइम तक इसने राजपाट संभाला। देखो हर्षवर्धन कब से कब राज किया, 606 से 647 की, याद रखना है तुम्हें, 41 ईयर्स तक इसका राज चला है। नेक्स्ट कहते हैं 590 में इसका जन्म हुआ है, 606 में राजा बना। इतनी जल्दी राजा कैसे बना? क्योंकि पहले पिताजी एक्सपायर हुए, फिर पिताजी ने भाई को बनाया, लेकिन भाई 1 साल के अंदर हत्या कर दी थी शशांक ने, चालाकी से। किससे करवा दी थी? उस देवगुप्त से, जो मालवा का राजा था। राज्यवर्धन की हत्या के बाद, राज्यवर्धन कौन है? इसका बड़ा भाई, जो कब से कब राजा बना, 605 से, सिर्फ 1 साल का राजा, 1 साल में सब कुछ खत्म हो गया। इसकी माँ, हर्षवर्धन की माँ का नाम क्या है? यशोमती। आपको यशोदा यशोधरा याद है? यशोधरा किसकी पत्नी थी? महात्मा बुद्ध की। और यशोदा किसकी पत्नी थी? महावीर स्वामी की। यशोमती किसकी माँ है? हर्षवर्धन की। याद रखनी है ये। धर्म कौन सा अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। नालंदा यूनिवर्सिटी को 100 गांव की आय दान में दी थी हर्ष ने, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने दान किया था। नेक्स्ट देखो, इनका एक नाम है शिलादित्य। शिला मतलब चट्टान, आदित्य सूरज, तो शिलादित्य भी किसका नाम है? हर्षवर्धन का अन्य नाम है। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है। इसके बाद हिंदू साम्राज्य लगभग खत्म हो जाएगा और मध्यकाल पूरे का पूरा भरा मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासकों से। 99% मुस्लिम शासकों का राजपाट चलेगा 1000 साल तक। आने वाले 1000 साल जो हम पढ़ेंगे ना, अब हम 600-700 पढ़ रहे हैं, 600-700, 712 में हमारे ऊपर पहली बार अटैक होगा भारत के ऊपर, एक इस्लाम धर्म को मानने वाले आदमी का। और फिर वहां से मान लो 1000 से वो लोग राजकाज शुरू कर देंगे, 1000 के बाद से 1206 तो स्पष्ट। और फिर वहां से लगभग जब तक अंग्रेज नहीं आते, 1000 साल तक, अंग्रेजों के आने से पहले तक इंडिया पे जो राज चलेगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का चलेगा। तो प्राचीन भारत हिंदू, बौद्ध और जैन की है, मध्यकाल पूरा इस्लाम धर्म का है, फिर अंग्रेज और फिर स्वतंत्र भारत। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहे हैं ये अंतिम हिंदू सम्राट है। पिता, भाई और जीजा तीनों की मृत्यु हो गई, किसी की हत्या किसी की मृत्यु। बंगाल के गौड़ वंश का शासक शशांक कारण था, शशांक तो बहुत चालाक आदमी था। इसके पास जो ये हर्षवर्धन है, सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, तभी शशांक को भी हराएगा। मार्ग में इसको कामरूप, कामरूप मतलब असम का भास्कर वर्मन का दूत मिला और दोनों में क्या हो गई? मित्रता। तो इसकी यानी हर्षवर्धन की और कामरूप वाले की मित्रता हो गई। नेक्स्ट क्या कहते हैं, राज्यश्री कैद से छूटकर विंध्याचल चली गई थी, वो वहां से भाग गई थी ना अपनी जान बचा के किसी तरह, क्योंकि मालवा के राजा और शशांक ने इसको कैदी बना लिया था। वहां से चली गई विंध्याचल। विंध्याचल वो पहाड़ है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। राजधानी क्या थी? थानेसर से ये ले गया कन्नौज शिफ्ट कर दी। कारण मैंने बताया, यूपी में अगर नहीं ले जाता कोई और अटैक करता, तो राजधानी सेफ जगह ले गया। नेक्स्ट है ह्वेन सांग, ह से ह्वेन, ह से हर्षवर्धन, इसके टाइम में आया 629 से 645। याद रखना, याद करो पुराना एक आदमी जिसका नाम क्या था? फाहियान। वो कब आया था? 399 से 412, जब विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड था। इसने लिखा बहुत अच्छा इंडिया, ब्राह्मण देश, मध्य देश, चोरी नहीं, बूचड़ खाना नहीं, मदिरालय नहीं, लिखा था ना ये, लेकिन राजा का नाम नहीं लिखा। ये राजा का नाम लिखेगा, ये लिखेगा बहुत अच्छा राजा, प्रतापी राजा है। तो 2 चीनी यात्री पैदल आए हैं, पहले फाहियान आया जो कि 12-13 साल टिका था, और अब आएगा 16 साल लगभग टिकेगा हमारे यहाँ पर, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। हरियाणा में ये रहा ह्वेनसांग, क्योंकि हरियाणा इनकी राजधानी थी पहले, 634 से 644 तक, 10 साल हरियाणा के आसपास रहा, यहाँ घूमा, यहाँ के बारे में लिखा। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी में आया। आप खुद देख रहे हैं, जब 600 क्रॉस कर गया 7वीं, पूछेंगे हर्षवर्धन कब राज बना, राजपाट संभाला इसने? 7वीं शताब्दी में, 606 में बैठा था ना, तो शताब्दी हमेशा आगे। बुक का नाम क्या है? सी यू की, इसकी किताब है सी यू की,
भारत के लिए शब्द यूज किया इंदु, इंडिया नाम है ना हमारा, उस जैसा शब्द है इंदु। किस किताब में? सी यू की। एक फूको की किताब थी, वो फाहियान की थी, फ से फूको की। एक सी यू की, किसकी किताब है ये? ह्वेनसांग की। नेक्स्ट देखें, ह्वेनसांग की उपाधि है शाक्य मुनि। आपको पता है ना महात्मा बुद्ध शाक्य को बिलोंग करते थे, तो शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? ह्वेनसांग की। ये उन्हीं के बारे में जानने तो आते थे। यात्रियों का राजकुमार है, ढेर यात्री आए, उन सबका राजकुमार कहलाया, तो पद दे दिया एक तरह से। यात्रियों का राजकुमार पूछेंगे एग्जाम में तो ह्वेनसांग। किसके टाइम में आया? हर्षवर्धन। यहाँ कितने साल टिका? 16 साल टिका। और शाक्य मुनि भी यही, ये इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग का। हर्ष को इसने कहा ये वैश्य जाति का है। याद है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्राह्मणों की किताबों में लिखा था नीच जाति का है, एक घटिया कुल का है, तो इसके लिए लिखा है कि ये वैश्य जाति का है। वैश्य मतलब जो व्यापारी थे उस टाइप के। ये पूछ लेंगे हर्ष कौन सी जाति के थे, तो वैश्य थे। क्षत्रिय नहीं है लेकिन काम क्षत्रियों जैसे किए। ह्वेनसांग नालंदा भी गया। नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ 100 गाँव की आय दान दी थी इसने। यूनिवर्सिटी के प्राचार्य बहुत इंपॉर्टेंट शीलभद्र थे, ये पूछेंगे। ह्वेनसांग जब आया नालंदा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ी थी वो भी, उनकी चीजें थी वहाँ, तो शीलभद्र था, शीलभद्र। महामोक्ष परिषद, मोक्ष परिषद 5 साल बाद होने वाली एक ऐसी बैठक जिसमें ढेरों दान करता था हर्ष, उसका नाम था महामोक्ष परिषद। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात एक सभा दान देता था हर्षवर्धन, एक सभा जिसमें दान देता था कौन? हर्षवर्धन, हर 5 साल बाद। छठी सभा, 6 बार ऐसा हुआ था। छठी सभा प्रयाग में हुई, ये पूछेंगे। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में हुई, आज का प्रयागराज। ह्वेनसांग ने इसको देखा था। ह्वेनसांग ने लिखा है ये कि इतना बड़ा, इतना प्रतापी, इतना दानवीर राजा है कि मेरे सामने जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, 16 साल रहा ना, इसके टाइम में जो इसने देखा, ऑब्जर्व किया कि छठी नंबर की हुई थी इसके टाइम, और भी होंगे ध्यान नहीं दिया होगा, प्रयाग में, और ढेरों दान दिया था। तो महामोक्ष परिषद 5 साल बाद एक तरह का मेला टाइप करता था वहाँ। नेक्स्ट है विभिन्न धर्मों का सम्मेलन इसने कराया कन्नौज में। 2 अलग बातें हैं, अगर कहेंगे महामोक्ष परिषद तो टिक करके आना प्रयाग में, इलाहाबाद, प्रयागराज में। और कहेंगे कहाँ इसने सब धर्मों के लोगों को इकट्ठे बुलाया? कन्नौज में। कन्नौज याद है राजधानी बनाई थी कन्नौज में ना, इसको थोड़ा रहा होगा कि कहीं लोग मेरे एंटी ना हो, तो सबको इकट्ठे बैठ के इसने एक धर्म सभा टाइप कर ली थी। तो अगर पूछेंगे विभिन्न धर्मों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कन्नौज में। लेकिन महामोक्ष परिषद 5 साल बाद कहाँ? प्रयाग में। कितनी बार करवाई इसने? 6 बार इसके टाइम में। हर्षवर्धन के बारे में ह्वेनसांग ने भी लिखा है। हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, केवल बेटी थी। बेटी का विवाह इसने वल्लभी के राजा से कर दिया, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और कोई बेटा नहीं था। और आज देखो लोगों को आधे मूर्ख कितने, जिनके पास कुछ नहीं है, रहने खाने के साधन नहीं है, लेकिन बेटा जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी ये है कि हाँ हमारी जो अगली पीढ़ी है वो होनी चाहिए। ये देखना इतने प्रतापी राजा, कितने राजा ऐसे हुए हैं जिनके, पढ़ा था ना वो कुमार देवी जिसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त से, उनके घर में भी कोई बेटा नहीं था, लेकिन कुमार देवी से नाम आज देखो चल रहा है। तो ये आज ऐसे इतने ढेरों लोग हैं जिनको खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं, पर बेटा जरूर चाहिए कि ये महान राजा थे, इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ, तब भी बेटा नहीं है। तो ये थोड़ी कि भाई ये जैसे आज इंडियन वो है, ये कट्टर हिंदू ये भी थे, लेकिन ये वैसे कट्टर नहीं थे कि दूसरे को मारना है। ये बौद्ध धर्म की भी इज्जत करते थे, झुकाव इनका बौद्ध में ज्यादा हुआ। इनके जो पिताजी और वो थे ना, वो सारे हिंदू धर्म में उनकी भक्ति थी, शैव में, लेकिन इनका अकेले का जो ये तभी अब किस तरफ मुड़ेंगे, वो बौद्ध धर्म में ज्यादा था। इनके जो ये पूर्वज थे ना, ये प्रॉपर कट्टर हिंदू थे। ह्वेनसांग की जीवनी, ह्वेनसांग जो घूमने आया था, जो 16 साल रहा, विहिली, ये नाम देखो क्या है, विहिली, इसी को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। ये बहुत बड़ा आदमी है, शाक्य मुनि भी कहलाता है ये, यात्रियों का राजकुमार भी। कहाँ से आया था? चीन से आया था। विहिली इसकी किताब है। मंदिरों की शैली लास्ट है आज का। 3 शैली हैं, कुछ लोगों ने पूछा था इसलिए बता रही हूँ। नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों, जैसे आपके गांव के मंदिर है ना, गांव शहर के, वो नागर शैली है। जैसा मंदिर है उसको समझ जाओ नागर शैली। साउथ में कभी अगर आप घूमने जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाए, आप वहाँ जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ के मंदिरों पे ना थोड़ा अलग सा, एंट्री का गेट बहुत भारी भरकम होता है, और उसमें बहुत सुंदर, बहुत महीन कलाकारी करते हैं भारी भरकम पत्थर पर, उसे कहते हैं द्रविड़ शैली। गोपुरम होते हैं उनकी एंट्री गेट। तो ये क्या बता रहे हैं? नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर हैं। हिमालय पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत तक जितने मंदिर बने हैं, उत्तर भारत यही तो है। हिमालय से विंध्याचल उत्तर है, विंध्याचल उत्तर को दक्षिण से अलग करते हैं पहाड़। तो इन सारे मंदिरों की शैली कौन सी है? नागर शैली। मंदिर का आधार चतुष्कोणीय है, 4 कोण वाला, और शिखर, हम सबके देखो गाँव में, शहर में तुमने मंदिर देखे हैं, उनके ऊपर इस टाइप का जरूर मिलेगा, ये शिखर कहलाता है। और याद आ रहा है देवगढ़ दशावतार मंदिर, यूपी, झांसी, शिखर का पहला उदाहरण गुप्त काल का। ईंट से बने 2 मंदिर बताए थे मैंने, भीतर
और एक था छत्तीसगढ़ वाला सिरकर, सिरपुर नाम था उसका, लक्ष्मण मंदिर। द्रविड़, द से द्रविड़, द से दक्षिण भारत के मंदिर। मंदिर के शिखर, शिखर तो यहाँ भी हैं, पिरामिड नुमा है, पिरामिड जैसे भारी भरकम। और जैसे हमारे तो सिंपल है ना, इनके पे पता है क्या होता है, कलाकारी है यहाँ, पता नहीं क्या 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 बना रहता है, बहुत सारा भरा हुआ बिल्कुल। इनका मंदिर की ऊंचा, जो ये ऊंचा शिखर था, पूरा मंदिर आयताकार है, रेक्टेंगुलर है शेप में। हमारे तो कई शेप के मिल सकते हैं, लेकिन इनके प्रॉपर रेक्टेंगुलर लंबे लंबे टाइप के हॉल मिलेंगे। मंडप और गोपुरम बहुत इंपॉर्टेंट। गोपुरम होता था इनका एंट्री गेट, भारी भरकम एंट्री गेट को गोपुरम कहते थे। हमारे यहाँ मंदिर का गेट होता है नॉर्मल पत्थर का, इनके मंदिर का जो गेट होगा ना, उसके पत्थर पे ढेरों पता नहीं कितनी सारी ये ऐसी बना बना के पत्थर काट काट के इतना भारी भरकम गेट, ये गोपुरम कहलाता था। ठीक है, चलिए लास्ट पे आ गए। एक शैली इन दोनों का मिक्सचर है जिसका नाम है बेसर, जिस कोई सर पैर नहीं, मिक्सचर बना दिया। किसका मिक्सचर? द्रविड़ दक्षिण भारत की, नागर उत्तर भारत की, इनको मिक्स करके बेसर शैली बोल दिया। और इसको ही चालुक्य शैली भी कहते हैं। चालुक्यों ने इसका यूज किया था। चालुक्यों ने उत्तर का भी कुछ हिस्सा ले लिया मंदिरों का, कुछ दक्षिण का, नई शैली उभार दी, नाम दे दिया बेसर शैली। तो मंदिरों की 3 शैलियां हो गई, द्रविड़ दक्षिण भारत की, नागर उत्तर भारत की, बेसर दोनों की। ऐसे ही हमने पढ़ा था, देखो मूर्तियों की शैलियां, एक गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली थी, ऐसे ही। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये उत्तर भारत का गुप्तोत्तर काल आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने 4-5 वंश पढ़ाए हैं, आज इनके नोट्स बना लेना ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, कल दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसमें चोल, चेर, पांडे और ये चालुक्य, राष्ट्रकूट प्रतिहार, पाल वगैरह, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।